हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बताने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ 30 दिसंबर का आया हुआ पेपर 1 का सीडीपी। ये मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि एक 7 बजे से तो मेरा लाइव क्लास चलता ही है। मुझे लगा कि सिर्फ एक लाइव क्लास से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैं वीडियो में भी बना बना के आप लोगों के लिए डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सीडीपी में क्या है। सीडीपी में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना पड़ेगा। एक में पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको इंग्लिश में समझ में आएंगे, बहुत सारे वर्ड वर्ड जो है वो हिंदी में समझ में आएंगे। और इसलिए आप जो हिंदी में नहीं समझ में आए उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, जो इंग्लिश में नहीं समझ में आए उसको हिंदी में देख सकते हैं। एग्जाम में आपके पास दोनों चॉइस होगा, आप दोनों देख पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। A child learns to run and hop before she can skip. Which principle of development does this illustrate? कहता है कि एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, कोई भी बालक जो है वो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। क्यों? कोई भी बच्चा जो होता है, जितना भी बच्चा है, पहले वो बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है। बैठने के बाद वो घुटनों के बल चलने सीखेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, बाद में उछलना और बाद में इस जंप करना सीखेगा। तो ये एक निश्चित पैटर्न है जो हर बच्चा फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्ट पहले चलना ही सीख लेगा, बाद में बैठना और बाद में घुटनों के बल चलना सीख, ऐसा तो है नहीं। तो हर बच्चा जो है वो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है, यही कह रहा है इस सिद्धांत में। ये यही सिद्धांत है कि हर बच्चा जो है वो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। देखिए, विकास के सभी आयाम पारस्परिक संबंध है, ऐसा तो इस क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है। सततगामी नहीं है, ऐसा भी नहीं कर रहा है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। निश्चित पैटर्न फॉलो। देखिए, अगर आप सिर्फ आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि यही तो है आंसर। तब आपको लगेगा कि अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यही हो गया, हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चा जो है एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब जिसको आप माप नहीं सकते, मात्रात्मक जिसको आप माप सकते हैं। Dash refers the complex forces of physical and social world that influences a child's experience during the course of her development. क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, सीधा आंसर मत खोजिए कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबंधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? तो इसमें क्या कह रहा है, बाद में जो उसका, जब वो जन्म ले लिया, बाद में जो उसको प्रभाव पड़ा समाज का, उसकी बात हो रही है। कौन से कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित, मतलब उसके बाहरी वर्ल्ड, भौतिक और सामाजिक दुनिया क्या हुआ, उसको जो जीन से मिला गुण, इसका इसमें कोई चर्चा नहीं है, बाहरी दुनिया का चर्चा है। तो जो किसी बालिका के अनुभवों को विकास के दौरान प्रभावित करते हैं, तो बाहरी दुनिया का जो चर्चा है, बाहरी दुनिया को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो नेचर नहीं होगा। नेचर का मतलब ऐसे तो प्रकृति होता है, लेकिन नेचर का मतलब हुआ, नेचर हुआ जो हम लोगों को माँ बाप से गुण मिला, सीडीपी में उसी को नेचर कहते हैं। माँ बाप से जो गुण मिला वो हुआ हमारा नेचर, प्रकृति। और हेरिडिटी क्या हुआ? हेरिडिटी भी हम लोगों को माँ बाप से मिला, जीन से मिला, ठीक है। क्रोमोसोम जो है ये भी हम लोगों को माँ बाप से ही जो मिला है वही है। एक नर्चर जो है, नर्चर वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नर्चर को बोलते हैं पालन पोषण, मतलब हमको कैसा खाना पीना मिला, कैसा माहौल मिला, कैसी शिक्षा मिली, ये होता है हमारा बाहरी कारण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी जहां भी आ जाता है वो फैमिली होता है। अब देखिए, फैमिली के साथ यहाँ स्कूल वाला तो कट ही जाएगा, जिसमें फैमिली नहीं वो कट गया। फैमिली के साथ यहाँ मीडिया और यहाँ नेबरहुड दे दिया है, तो नेबरहुड वाला ज्यादा सही है, मीडिया को सेकेंडरी मान लिया जाता है।
कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग, तो टिट फॉर टैट वाले में है टिट फॉर टैट। और टिट फॉर टैट का दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ये इसका दूसरा नाम है टिट फॉर टैट का। सारा ही नाम याद रखना है कोहलबर्ग के स्टेज का। In which stage of cognitive development do children begin to build on each other's plays, ideas, strengthen and understanding that symbols represent objects? मतलब उस सिंबल का पहचान उसको हो गया है, ठीक है, प्रतीक का पहचान हो गया। बट लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में होता है? प्री ऑपरेशनल में। जब ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में चले जाएगा तब वो कंजर्वेशन को समझ जाएगा, लेकिन अभी कंजर्वेशन का कमी है, यानी वो प्री ऑपरेशनल में है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सीधे आंसर नहीं मारने का कोशिश करिए। आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को समझिए कि कहा क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे तो सही आंसर देंगे। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण? तो बच्चे के सामने ही जो है, ये जो एक लंबा सा ग्लास है, इस लंबे से ग्लास से एक चौड़े से ग्लास में बच्चे के सामने ही पानी को पलटा गया, ठीक है। इसमें यहाँ तक पानी था और बच्ची के सामने ही जो है इस पानी को इसमें पलट दिया गया, लेकिन बच्ची को जो है वो लग रहा है कि इसमें ज्यादा पानी है। तो क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि वो उसके अंदर सेंट्रेशन का गुण है, डिसेंट्रेशन का गुण नहीं है। किस योग्यता की कमी के कारण? क्योंकि डिसेंट्रेशन का गुण नहीं है, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है, एक ही एस्पेक्ट को देख पा रही है, दोनों एस्पेक्ट को वो नहीं देख पा रही है, ठीक है। वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है, उसके अंदर केंद्रीकरण का गुण है, तो अकेंद्रीयता का अभाव है उसके पास, ठीक है। पूछा है कि किसका अभाव है। मैं इस पहेली के हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चा कह रहा है। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए? क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा, पंजे। सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? यह वाला। तो क्या हुआ, टीचर उसको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। बच्चा कोई पजल बना रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर हेल्प कर रहा है कि अच्छा, वो कह रहा है यहाँ कौन सा टुकड़ा लगेगा, तो दिखा रही है अच्छा देखो यहाँ कौन सा, ये तो पैर वाला लग रहा होगा, तो पैर वाला आएगा। तो बच्चे को क्या मिला? हिंट्स मिला, क्लू मिला, सपोर्ट मिला, तो वो क्या हुआ? वो स्कैप होल्डिंग हो गया, ठीक है। लेब वाइगोस्की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन द। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेब वाइगोस्की के अनुसार किस में होगा? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, साइकोसेक्सुअल नहीं, बिहेवियरिस्टिक तो करना ही नहीं, और हिस्टोरिकल भी नहीं। In a constructivist classroom based on Piagetian principles, children learn. पियाजे क्या कहता है? बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखता है, बड़ों को अनुसरण करके सीखता है नहीं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखता है, ये भी नहीं, पुरस्कार के लिए तो स्किनर कहते हैं कि सीखता है, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखता है। पियाजे कहता है कि बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखेगा, ठीक है। पियाजे बच्चा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है और एकदम लिटिल साइंटिस्ट माना है कि बच्चा जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है। Howard Gardner's theory of multiple intelligence: if a person has a skill of understanding the motives, feelings and behaviors of other कह रहा है वो दूसरे के मोटिव, दूसरे के फीलिंग और दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझ सकता है, तो क्या हुआ? इंटरपर्सनल, ठीक है, दूसरे को समझ सकता है। इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये सब से आप याद रख सकते हैं। इंटरपर्सनल मतलब वो दूसरे के फीलिंग को समझता है, ठीक है। ये गार्डनर का जो थ्योरी है ना, इसका जो ये 8 नाम है, इसको आप इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश में याद रखिएगा तो आसान होगा, ठीक है। Teachers should not restrict themselves to examples which depict women as nurse and teachers and men as doctors and pilots as this leads to। देखो कह रहा है कि टीचर को ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए जिसमें वोमेन को जो है नर्स और टीचर दिखाया जाए और मैन को जो है डॉक्टर और पायलट दिखाया जाए। क्यों?
क्यों? क्योंकि डॉक्टर और पायलट अगर दिखाएगा मैन को, जो कि मतलब होता आया है, और वुमेन को अगर नर्स टीचर दिखाएगा तो क्या होगा? स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, स्टीरियोटाइप बढ़ेगा ना इससे। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। इनपुट रिच इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब दीवार जो है उस पर चिपका होना चाहिए सब कुछ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी है, ए फॉर एप्पल, या जो भी चीज है चारों तरफ परिवेश में होना चाहिए। परिवेश में दीवार पर होना चाहिए, ऑडियो चलना चाहिए, वीडियो चलना चाहिए, मतलब उसके पूरे माहौल पूरे परिवेश में भी जो है सब कुछ मुद्रित होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। मुद्रित मतलब छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, भावना मतलब इमोशन, ठीक है, संवेग, वो जो है लर्निंग में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सही है। लेकिन इस दोनों बात का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? देखो, कोई बच्ची है हरजोत, या बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो हाँ बच्ची ही है। तो उसको ना क्या है कि जब भी वो कुछ वर्क किया, कुछ भी काम किया, तो उसको है कि उसको टीचर स्टार दे दिया। जब स्टार नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, उसको फीडबैक देना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि इसको वाह बेटा बहुत अच्छा किया, इसको अच्छे से करो। होता क्या है ना, इसीलिए कहा जाता है नहीं स्टार देना, क्योंकि स्टार देने से क्या होता है, बच्चे को स्टार की आदत पड़ जाती है, फिर वो स्टार नहीं मिलने पे परेशान हो जाता है। इसीलिए स्टार देना जो है, इसको एक निगेटिव चीज माना गया। गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड अलाउइंग हर टू रिवाइज हर वर्क, अब उसको बताना चाहिए कि ये तुमने बहुत अच्छा किया है, ये भी तुमने बहुत अच्छा किया, देखो इसको तुम और अच्छे तरीके से कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से उसको समझाना पड़ेगा। 15, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं। नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नहीं पे ध्यान दे करके आंसर करिए। ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन, और आंसर करिए। चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर करिए। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। सही बात है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ये भी सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता और समुन्नत करते हैं। ये भी सही है। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को नहीं। देखो, पोर्टफोलियो में क्या होता है, सब कुछ होता है, कंप्लीट डिटेल होता है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल होता है स्टूडेंट का, कंप्लीट डिटेल, पूरा फाइल। तो ये वाला गड़बड़ है, और गड़बड़ वाला ही बताना है क्योंकि नहीं पूछा है। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। ये तो अच्छी बात है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत है, टीचर का काम है कि पहचानो कि उसमें क्या खासियत है। वैयक्तिक भिन्नताओं का निरादर, देखो निरादर नहीं करना है, वैयक्तिक भिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो उसको सम्मान देना है, ठीक है। एक समानता सुनिश्चित करना, इंडिविजुअल डिफरेंस को सम्मान देना है, तो ये तो गड़बड़ कर दिया। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों को अनुकूल करना, ये सही है। बच्चे के अनुसार जो है उसको अपना असेसमेंट का तरीका बच्चे के अनुसार करना है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा का योजना बनाना, मतलब इंडिविजुअल जो है प्लान करना है हर बच्चे के नीड के अनुसार, ठीक है। तो ये तीनों सही है, 2 नंबर को छोड़कर सब सही है। प्रकाश, ध्वनि,
स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है। देखो एक ही लाइन से पकड़ में आ जाएगा। जो बच्चे दूसरों से नजर चुराते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, उसमें क्या होता है, उसमें ऑटिज्म होता है। ठीक है, ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो जिसको ऑटिज्म होता है वो दूसरों से नजर मिलाकर नहीं बात करता है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। नहीं पे ध्यान जरूर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, ये तो अच्छी बात है। विद्यालय की सभी गतिविधि में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ये भी अच्छी बात है। बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, ये भी अच्छी बात है। समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, सेग्रीगेट सीटिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफिलिएशन। सेग्रीगेट नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन जो है वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। प्रकृति का नियम क्या है, सबको इंक्लूड करना। जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए एक समान है, वैसे ही टीचर का जो व्यवहार है वो हर बच्चे के लिए एक समान होना चाहिए। 19 नंबर देखिए, डिस्फेजिया, डिस्प्रेसिया, प्रक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, एक भी आप मिला लेंगे तो आपका हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है, जिसको लिखने में दिक्कत होता है। डिस्ग्राफिया जिसको लिखने में दिक्कत है। डिसकैलकुलिया जिसको कि मैथ का कैलकुलेशन करने में दिक्कत है। तो डी का दूसरा किस में दिया है, डी का दूसरा एक में ही दिया हुआ है, इसी में चौथा में। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हो गया भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता को प्रभावित करता है, मतलब उसको बोलने में दिक्कत है डिस्फेजिया वाले को। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक, मतलब उसको जो है ना मसल को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में दिक्कत है, जिसको डिस्प्रेक्सिया है। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। रचनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कुछ कम भी अपेक्षित न करना। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, ये सबसे सही ऑप्शन है। विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए, जब उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका देंगे कि तुम इसके लिए अलग अलग तरीका अपनाओ, जब वो अलग अलग तरीका अपनाएगा तभी उसका क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगा। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। बच्चा अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सबसे पहले समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रहण, समस्या को परिभाषित, समस्या का विश्लेषण। तो सबसे पहले उसको समस्या का पहचान करना पड़ेगा कि समस्या है क्या। ठीक है, उसके बाद परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रहण। फर्स्ट नंबर। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती, वो बच्चे के अधिक परिश्रम को दे रही है। ठीक है, वह करिए कि बच्चा अगर अधिक मेहनत करेगा, अधिक अध्ययन करेगा तो वो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। तो वो किसको ज्यादा श्रेय दे रही है, बच्चे के प्रयत्न को। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। जेंडर और वर्ग की कौन किस जेंडर का है, लड़की है कि लड़का है
कि कौन वर्ग से है, अमीर है कि गरीब है, ये सब ध्यान न रखते हुए उसको सबसे उम्मीद करना चाहिए कि सब में सीखने की क्षमता है, सभी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं कि लड़का है तो मैथ में अच्छा करेगा, लड़की है तो लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से भी नहीं, सबसे। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक संरचनावादी दृष्टि से। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी दर्शाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं सीख ही नहीं सकता। लर्नड हेल्पनेस। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होता है जो दिशाओं में सोच सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है आत्मसिद्धि, जिसको अपने बारे में पता चल जाए कि मैं हूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी वो नहीं है। अचीवमेंट मोटिवेशन भी नहीं है, ये तो उसको तो लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो कंठस्थीकरण और रट्टा मारना रिकॉल जहां आ जाएगा वो गड़बड़ बात है। कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत चीज है, और ये प्रत्यास्मरण यानी ये भी रट्टा ही है, ये भी गलत चीज। तीनों में रट्टा मारना है, सिर्फ एक ही सही ऑप्शन है। रट्टा मारना बहुत बेकार आंसर होता है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन जहां जहां है काट दीजिए, रोट मेमोराइजेशन काट दीजिए और रोट रिकॉल वाला काट दीजिए। तो एक्सपेरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, यही एक पॉजिटिव आंसर है। तो 2020 जब भी कहेगा तो पॉजिटिव ही कहेगा, निगेटिव चीज तो कहेगा नहीं। 2020 जो नहीं भी पढ़ा है वो आसानी से इसका आंसर कर सकता है। विद्यार्थियों में के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? कब है कि बच्चा जो है वो उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा? अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। ध्यान में इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए, ना रखते हुए नहीं। आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस बच्चे के लिए क्या जरूरत है। आप सबको एक तरह कैसे कर सकते हैं? उसके जरूरत के हिसाब से देंगे ना, जिसको जैसा जरूरत है उसके हिसाब से ही आप करेंगे। अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। देखिए, स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स, ये सबसे सही आंसर है। अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे और संबंधित अंशों में, असंबंधित अगर कर देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे और एक टुकड़ा दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। छोटा टुकड़ा में अगर बांटते हैं तो ऐसा करिए कि एक टुकड़ा दूसरे से रिलेटेड हो, तभी बच्चा समझ पाएगा। अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची, परिभाषा तो रटवाना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? अकादमिक अधिगम समय, मैक्सिमाइजिंग एकेडमिक लर्निंग टाइम। ऑप्शन देखते हैं। वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें फटकारती है। बच्चे को फटकारना गलत बात है और अनुशासन भी बनाए रखना गलत बात है। बच्चा को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, बच्चा खुद ही अनुशासन में रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि डंडा लेके बैठ गए कि तुम लोग को अनुशासन में रहना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। वह अध्यापक जो विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। ये फिर भी ठीक लग रहा है। बाकी दोनों देखते हैं, इससे अच्छा है या इससे कम अच्छा है। वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई गतिविधि कराती है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देता है और फिर पुनः गतिविधि करवाता है, ऐसा नहीं करना है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधा बैठे और अपना पूरा ध्यान से, जहाँ की स्टूडेंट ये कर दिया कि एकदम चुपचाप शांति से बैठ जाओ और जो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे उसको पूरा पूरा उतार लो, तो वो तो निष्क्रिय हो गया, पैसिव हो गया लर्नर। जहाँ लर्नर पैसिव है वो ऑप्शन अच्छा नहीं होता है, जहाँ लर्नर एक्टिव है वो ऑप्शन अच्छा होता है। तो चारों में से यही ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, चारों में से कभी कभी आपको चूज करना पड़ता है कि चारों में से कौन अच्छा है।
जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ क्या है? अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका एक ही अर्थ होता है कि सिस्टम फेल है। ठीक है, कोई बच्चा अगर फेल है तो मतलब सिस्टम फेल है। बच्चा कभी फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा तभी मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगा जब आप उसको अवसर दीजिएगा। ठीक है, कि वो अलग अलग वस्तु का प्रयोग कर सके, परीक्षण कर सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कस सब कुछ कर सके। ये एक बिल्कुल सही बात है। बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही मीनिंगफुल लर्निंग होगा। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, ये बिल्कुल सही। और इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चा एक्टिव हो और सोशल हो, मतलब ग्रुप में चर्चा करे, सब चीज एक्टिविटी करे, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।